नमस्कार, खबर दोपहर की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांड्या। इसकी शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि 2 दशकों से अधिक के जनसमर्थन के लिए बिहार की जनता का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें संतुष्ट किया जाए। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज छठा दिन है। अमेरिकी संसद ने बुधवार को एक प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया। इस प्रस्ताव का मकसद राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई करने से रोकना था। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बुधवार देर रात झुग्गियों में आग लग गई। इससे 100 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस दौरान आग की चपेट में आने से एक युवती की भी मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के अलेक्जेंडर स्टब साथ हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और फिनलैंड के बीच कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत फिनलैंड संबंधों को डिजिटलाइजेशन और सतत विकास पर आधारित रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 6G, दूरसंचार, स्वच्छ ऊर्जा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई गति देगा और साथ ही नोकिया की तकनीक और फिनलैंड के आर्किटेक्ट्स के सहयोग का भी उल्लेख किया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने परिचय दाखिल करने से पहले पटना के हनुमान मंदिर पहुंचकर बजरंगबली की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज काली मंदिर और महावीर मंदिर में दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। बिहार मेरी जमीन है और इस जमीन को सींचते रहना है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 राज्यों से 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी का नाम प्रमुख है, जिन्हें एक बार फिर तेलंगाना से उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम को फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ से ही राज्यसभा सदस्य हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध को टिकट दिया गया, जहां तमिलनाडु से एम क्रिस्टोफर तिलक को उम्मीदवार घोषित किया गया है। ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तिलक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। कांग्रेस में अपने शासन वाले तेलंगाना से अभिषेक सिंघवी को फिर से उम्मीदवार घोषित किया है। सिंघवी वर्तमान में तेलंगाना से ही राज्यसभा सदस्य हैं और उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने वाला है। प्रदेश में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस में दूसरी सीट के लिए वेम नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। कुल 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 16 मार्च को होने, मतों की गिनती उसी दिन की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का सस्पेंस आखिरकार अब समाप्त हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नीतीश कुमार ने इससे पहले उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि वह राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है। उसी के बल पर हमने बिहार और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और जन समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं।
मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एवं एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वक कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। नेपाल में आज प्रतिनिधि सभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के नतीजे वोटों की गिनती शुरू होने के 24 घंटे के भीतर आ जाएंगे। कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई। बता दें कि पूरे देश में 165 निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10,967 मतदान केंद्र और 23,112 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 1,08 लाख से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें करीब 96 लाख पुरुष और 12 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए नेपाल सेना, चुनाव पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय जांच विभाग के जवानों को तैनात किया गया है। सभी मतदान केंद्रों को महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाया गया है। दूर दराज के 61 पहाड़ी क्षेत्रों में मतपेटियां लाने के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। चुनाव आयोग की माने तो मतदान खत्म होते ही मतपेटियों को मतगणना केंद्रों पर लाया जाएगा और तुरंत गिनती शुरू हो जाएगी। जहां प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत कुल 65 राजनीतिक दल मैदान में है, जिनमें 3,406 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण कराएं, ताकि किसी को भी परेशानी ना पड़े। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। होली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखपुर मंदिर में दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस शुभ अवसर पर श्रद्धा, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में कलाकारों ने पारंपरिक होली गीतों और फाग की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिससे वातावरण रंगमय और आनंदमय बन गया। समारोह में सांसद रवि किशन सहित कई गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दोपहर से सायंकाल तक मंदिर परिसर में लोगों से आत्मीय भेंट कर सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। देर शाम आयोजित समारोह में उन्होंने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा का प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। सर्वत्र होली के उत्सव के साथ हम आज जुड़े हुए हैं। होली मिलन के कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग उसमें सहभागी बन रहे हैं, अपने पर्व का आनंद ले रहे हैं। याद रखना, ये उत्साह का माहौल तभी होता है जब उपद्रव समाप्त होता है, जब शांति होती है। अशांत वातावरण में, उपद्रव में, अराजकता में उत्सव नहीं होते। वहां मानवता सहमी रहती है। अराजकता सबके दिलो दिमाग पर काबिज रहती है। लेकिन हम लोग उत्साह और उमंग के इस आयोजन को, इस उत्सव को हर व्यक्ति जुड़ करके आनंद की अनुभूति कर रहा है। बरेली में द हिंदू सोशल सर्विस ट्रस्ट द्वारा 80वां होली सद्भावना समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल झारखंड संतोष कुमार गंगवार ने किया और लोगों से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं भी दी। इस ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत 1945 में बनवारी लाल ने की थी। तब से ये परंपरा लगातार चली आ रही थी। मेला ग्राउंड में हर साल लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ सभी मतों और राजनीतिक दलों के लोग अपने स्टॉल लगाते हैं और आपस में मिलते हैं। राज्यपाल ने कहा कि आयोजन भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश देता है। वास्तव में हम आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि 80 वर्ष हो रहे हैं, ये मेले का आयोजन भी हो रहा है और अच्छे ढंग से हो रहा है, और बरेली वासी हैं इससे बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे आयोजन
अगर होते रहते हैं तो एक अच्छे ढंग से मिलना जुलना होता है और हम अपनी शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। तो मैं वास्तव में इस मेले पर आए हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और निश्चित रूप से हम जिस रफ्तार से आगे चल रहे हैं, हमारा देश चल रहा है, एक अच्छी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब देखिए ना, लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में उत्साह और रंगों के साथ त्योहार मनाया गया। कार्यक्रम में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और कई पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इस मौके पर आपसी सौहार्द और खुशी का माहौल देखने को भी मिला। अलीगढ़ के पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में आज होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों समिति अनेक पुलिस जवान सम्मिलित हुए। जहां पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने एक साथ रंगों में सराबोर होकर होली का त्योहार मनाया। पुलिस लाइन में होली के मौके पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। ढोल नगाड़ों और होली के गीतों के बीच पुलिसकर्मियों ने कुछ पल अपने व्यस्त ड्यूटी से समय निकालकर त्योहार की खुशियां मनाई। जब पूरा शहर रंगों में डूबा होता है, तब सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो, बहुत जोश में पुलिस होली मना रही है। हमारे सभी थानों में, हमारी नई पुलिस लाइन में, हमारे रिक्रूट आरक्षी और हमारी जो ओरिजिनल पुलिस लाइन है, यहाँ पे सभी फैमिली लाइन के मेंबर्स और हमारे सभी स्टाफ के, पुलिस लाइन के सभी लोग बहुत ही जोश में होली मना रहे हैं और आपस में गले मिल रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। और आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग आए यहाँ पे हमारे होली मिलन कार्यक्रम का आपने शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। होपी होली आप सभी को और आपके सभी पूरे परिवार। आजमगढ़ जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और गोकशी में संलिप्त आरोपितों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जबकि 2 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए। आरोपितों के कब्जे से अवैध असलहे, कारतूस, चापड़, मोबाइल और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पहली मुठभेड़ थाना निजामाबाद क्षेत्र के निवादा पुल के पास हुई। दूसरी मुठभेड़ फुलपुर कोतवाली में हुई, जिसमें मुड़ियार गांव के समीप प्रतिबंधित पशु अवशेष बरामद हुए। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और शातिर गो तस्कर मिराज को घायल हालत में गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी नासिर फरार हो गया। मौके से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। आज दिनांक 5/3/26 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मुड़ियार के निकट कोतवाली फुलपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश आमिर निवासी कौड़िया के बाएं पैर में गोली लगी। घायल को उपचार हेतु सीएचसी फुलपुर रवाना किया गया। उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा पीछा करके कुछ समय पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक का नाम शाकिर तथा दूसरे का नाम यूसुफ निवासी कौड़िया है। तीनों मुल्जिमान 2 दिवस पूर्व गौवध के मुकदमे में प्रकाश में आए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 4/3/2026 को थाना निजामाबाद पुलिस सेंटरवा में होली के परिपेक्ष से रात्रि में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, जिसपे अभियुक्त मिराज एवं उसका साथी नासिर सवार थे, आए। उन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त मिराज पुत्र सूफियान, जो कसाई मोहल्ला थाना निजामाबाद का रहने वाला है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी एवं उसका साथी वहां से फरार हो गया। मिराज को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भिजवाया गया। मिराज के ऊपर विभिन्न थानों में गौवध सहित लगभग 17 से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। साथ ही साथ अभियुक्त मिराज के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे, एक एंड्रॉयड मोबाइल एवं एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद जौनपुर में वाजिदपुर तिराहा के पास स्थित 4 मंजिला होटल उत्सव मोटल के निचले हिस्से में आग लग गई, जहां सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना के समय 3री मंजिल पर स्थित जिम में कई महिलाएं मौजूद थी, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी फायर स्टेशन को कि उत्सव होटल के बाहर जो पंडाल लगा है शादी वाला, उसमें आग की सूचना थी। तो तत्काल 3 गाड़ियां, चूंकि होटल के निकट की सूचना थी तो तत्काल गाड़ियां मूव कराई गई। मैं खुद और एफएसओ भी मौके पर पहुंचे, हमारे अन्य अग्निशमन अधिकारी दूसरे स्टेशन से भी पहुंच गए और तत्काल 3 गाड़ियों की सहायता से आग को काबू कर लिया गया। कोई बड़ी आग नहीं थी, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी के निकट थी और ये सूचना थी कि जिम में लोग फंसे हैं, लेकिन कोई फंसा नहीं। उसको पूरा बिल्डिंग चेक कर लिया गया, कोई फंसा नहीं। क्योंकि मीटर बोर्ड वगैरह दिख रहा है, प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट ही लग रही है, बाकी कोई विशेष आग नहीं थी। होटल के अंदर कोई आग मिल रही नहीं, धुआं गया था, आग नहीं पहुंची थी। होटल में आग ही नहीं लगी थी, होटल ऊपर जिम में फंसने की सूचना थी और कोई फंसा नहीं था। क्योंकि लोग सूचना थी कि जिम में हैं लोग, लेकिन उसको चेक किया गया, कोई जिम में नहीं। सब कुछ कोई जनहानि नहीं है, सब कुछ सामान्य है। बाहर पंडाल में थोड़ी सी आग थी, उसको बुझा दिया गया। वैश्विक निर्यात के क्षेत्र में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और उनके द्वारा निर्यात को बढ़ाने की दिशा में शुरू किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक अहम पहल साबित हो रही है। ये पहल एमएसएमई उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आज भारत का निर्यात तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। भारतीय उत्पाद अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के बाजारों में मजबूती से अपनी जगह बना रहे हैं। बढ़ते ऑर्डर, नए बाजार और तेज होती वैश्विक मांग ये संकेत हैं कि भारत निर्यात के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। एमएसएमई सेक्टर के इस निर्यात को और ज्यादा विस्तार देने के उद्देश्य से 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी ईपीएम के तहत और 7 नई पहलों की शुरुआत की। इसका मकसद है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाना और देश की निर्यात क्षमता बढ़ाना। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का मकसद साफ है, नए उत्पाद, नई सेवाएं और नए निर्यातकों को आगे बढ़ाना। फरवरी की शुरुआत में भारत के उत्पाद निर्यात में 2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते भरोसे का संकेत है। इस मिशन के तहत एमएसएमई के लिए प्रक्रियाएं आसान होंगी, सस्ता कर्ज मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में मदद दी जाएगी। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। दुबई में भारत मार्ट जैसे प्रोजेक्ट भारतीय निर्यातकों को खाड़ी देशों, अफ्रीका, मध्य एशिया और यूरोप के बाजारों तक सीधी पहुंच देने में मदद करेंगे। ईपीएम को 2 हिस्सों में लागू किया गया है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। इसे डिजिटल निगरानी के साथ चलाया जाएगा। इसके तहत एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग सेक्टर और विदेशों में भारतीय प्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। इसके तहत एमएसएमई को कारोबार के लिए सस्ता कर्ज मिलेगा। तय शर्तें पूरी करने पर 2.75% ब्याज में राहत और सालाना 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ई कॉमर्स के जरिए निर्यात करने वालों को 50 लाख रुपए तक का कर्ज और विदेशों में सामान रखने के लिए 5 करोड़ रुपए तक की मदद मिलेगी। साथ ही नए बाजारों में प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय जांच और मंजूरी, वेयर हाउसिंग और माल ढुलाई खर्च में भी सहयोग दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य साफ है, निर्यात की लागत कम हो, कारोबार आसान बने और हर एमएसएमई को वैश्विक बाजार से जुड़ने का अवसर मिले। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भारत के निर्यात क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है और इसका परिणाम लगातार निर्यात में वृद्धि के रूप में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तविक पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के नामी बदमाश गुलफाम को मार गिराया। इससे पहले उसका भाई जिशान भी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की हैं, जहां यूट्यूबर सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तविक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में दूसरा आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया।
मंगलवार रात लोनी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गुलफाम घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसके पास से 2 अवैध हथियार और दिल्ली से चोरी की गई 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। मृत बदमाश गुलफाम, जो सलीम वास्तविक पर हमला करने में अपने सगे भाई जीशान के साथ शामिल था और अब पूरे मामले पर भी नजर डालते हैं। यूट्यूबर सलीम अहमद पर 27 फरवरी को लोनी के अली गार्डन इलाके में जानलेवा हमला हुआ। उनके कार्यालय में हेलमेट पहनकर आए 2 मोटरसाइकिल सवारों ने हमला किया था। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने सलीम की गर्दन, पेट और कान पर धारदार हथियार से वार किए थे। इसके बाद उसे गंभीर हालत में पहले लोनी के एक अस्पताल ले जाया गया, फिर दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेज दिया गया। सलीम के बेटे उस्मान की शिकायत पर 7 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में एक आरोपी जीशान 1 मार्च को पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा गया था। इसके बाद पुलिस दूसरे आरोपी गुलफाम की तलाश में जुट गई थी। 27 फरवरी को सुबह के वक्त थाना लोनी पर एक व्यक्ति पे जानलेवा हमला हुआ था। उस व्यक्ति के हमला के बाद पुलिस ने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 अभियुक्तों को चिन्हित किया था और चिन्हित अभियुक्तों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया। और 2 दिन पहले उन्हीं में से एक अभियुक्त का पुलिस एनकाउंटर में मृत्यु हुआ। आज दूसरे अभियुक्त खोड़ा क्षेत्र में आने की संभावना को लेकर क्राइम ब्रांच के गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम उनके पीछे लगी थी। उनका आमना सामना हुआ और जवाबी फायरिंग पुलिस ने जब की तो उसमें एक अभियुक्त को गोली लगी, जो घायल अवस्था में उनको तत्काल अस्पताल पहुंचा। ये दोनों सगे भाई है, अमरोहा जनपद के रहने वाले। यूट्यूबर सलीम की हालत अभी भी सीरियस है। वो दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया था, कहा था दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस हमले में एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसको कॉम्बिंग के जरिए तलाशा जा रहा है। T20 विश्व कप 2026 में आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे से सेमीफाइनल को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह है। पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम इंग्लैंड टीम को हराकर फाइनल में जगह पक्की करेगी। T20 विश्व कप में भारतीय टीम के जीत के अभियान का पहला गवाह मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम एक बार फिर से तैयार है टीम इंडिया की मेजबानी के लिए। इस मैच को लेकर मुंबई के क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है और हर एक की मंजिल इस वक्त वानखेड़े पर आकर खत्म हो रही है। देश में इस वक्त होली की धूम है और इसी धूम की गूंज में मुंबईकर्स खुद को हिंदुस्तान की जीत के रंग में रंग देना चाहते हैं। हम लोग यूज्ड टू है, यहाँ की विकेट हमको पता है कैसी रहेगी, तो मेरे हिसाब से हम लोग थोड़ा सा अपर एज इंडिया को है। और वानखेड़े में खेलेंगे तो यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और इंडिया यहाँ से यूज्ड टू है, तो इंडिया को बहुत ही एज है और इंडिया ही जीतने वाली है। वानखेड़े के मैदान पर टीम इंडिया के T20 में जीत का औसत 71% है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट के 4 सेमीफाइनल में से मैन इन ब्लू सिर्फ 1 सेमीफाइनल जीत सके हैं। हालांकि मुंबई के क्रिकेट फैंस पुराने रिकॉर्ड को नहीं बल्कि मौजूदा प्रदर्शन को अपने विश्वास का आधार मान रहे हैं, जो इंग्लिश टीम से टीम इंडिया को आगे रख रहा है। मुंबई बोले तो क्रिकेट की पंडरी है और मुंबई में भारत ने वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीता है 2011 का, और मुंबई में हमेशा टीम इंडिया जीतती है, तो इस बार भी जीतेगी। आई एम so very excited for Team India. Bleed blue. Hardik Pandya is my whole heart. कुल मिलाकर होली के इस मौसम में जीत के रंग का गुलाल उड़ाने की तैयारी फैंस ने कर रखी है, जो सूर्या एंड कंपनी के हौसले को उड़ान भी देगा और दबाव के तापमान को भी बढ़ाता रहेगा। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के आवास पर होली का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और शहरवासी पहुंची और अबीर गुलाल लगाकर होली खेली। ढोल और होली गीतों पर लोग नाचे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि होली प्यार, सद्भाव और भाईचारे का पर्व है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से नशा ना करने और वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की भी अपील की। समस्त आगरा उत्तर प्रदेश देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का रंग सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को लेकर आए। इस त्यौहार की परंपरा भाईचारा, सद्भाव एवं प्रेम एवं सौहार्द है, इसलिए उसको बना के रखें। नशीले पदार्थों का सेवन न करें, वाहन देख कर चलाएं, हेलमेट ज़रूर लगाएं और दूसरों को भी
यदि उनकी इच्छा नहीं है होली खेलने की तो ये पारस्परिक सहमति का त्यौहार है। अगर किसी को होली पसंद नहीं है तो उसको ना खेलें। अलीगढ़ के जिला कारागार में बड़े हर्षोल्लास के साथ बंदियों ने भी होली खेली, जहां जेल में अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां हिंदू और मुस्लिम बंदियों ने एक साथ अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर बंदियों ने धर्म और मतभेद भूलकर त्योहार का आनंद उठाया। ये घटना सकारात्मकता और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देती है। बंदियों की इस सहभागिता ने ये दिखाया कि त्योहार केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि मेलजोल, सद्भाव और आपसी भाईचारे का प्रतीक भी है। जिला कारागार में होलिकोत्सव पर्व का पूरे आनंद और हर्षोल्लास के साथ बंदियों द्वारा जो है इस त्योहार को मनाया जा रहा है, जिसमें एक सामान्य समरसता की भी चीजें जो है देखी जा रही हैं, जिसमें प्रत्येक धर्म के लोग, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो है ले रहे हैं। सामान्य रूप से वर्तमान समय में जैसे रमजान का महीना चल रहा है, उसके बाद भी जो है मुस्लिम भाइयों के द्वारा भी जो है होलिकोत्सव पर्व में पूर्ण रूप से प्रतिभाग किया गया। हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार कारागार में मनाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग देखने को मिली और भारत सरकार इसको लेकर सतर्क हो गई है। विदेश मंत्रालय ने खाड़ी और पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों की मदद के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है और कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग हर गुजरते दिन के साथ और भी भीषण होती नजर आ रही है। बुधवार को जंग के 5वें दिन इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी, तो वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल और गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ कई जगहों पर बमबारी की। युद्ध का दायरा अमेरिका, इजराइल और ईरान के अलावा अब तेजी से पड़ोसी देशों में भी बढ़ रहा है। ऐसे में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने युद्ध से प्रभावित इलाकों में रह रहे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय ने मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में फंसे अपने नागरिकों को मदद पहुंचाने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। MEA की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि बढ़ते तनाव के बीच लोगों की मदद के लिए विशेषकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह कंट्रोल रूम सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करेगा। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक या उनके परिजन यहां संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम के लिए टोल फ्री नंबर 1800-118797 जारी किया गया है। इसके अलावा 911123012113, 911123014104 और 911123017905 नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। MEA ने खाड़ी एवं पश्चिमी एशिया में मौजूद अपने दूतावासों से संपर्क करने के लिए आपात नंबर भी जारी किए हैं। इधर जंग से बने विपरीत हालातों के बीच मिडिल ईस्ट और युद्ध से प्रभावित देशों से भारतीयों का लौटना भी लगातार जारी है। मंगलवार देर रात जेद्दा, दुबई से कई भारतीयों की दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई, तो वहीं बुधवार को भी कई भारतीयों की वतन वापसी हुई। बट हमको ऐसा था कि जहां हमको अपनी फ्लाइट टिकट मिलेंगी, हम सबसे पहले बैक टू इंडिया, क्योंकि हम हमारी कंट्री में सेफ है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स में बार बार यही बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप किसी तरह जेद्दा एयरपोर्ट पर जाओ, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी है, यू कैन कॉन्टैक्ट। कि हमको ये था कि एक बार हम इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करेंगे, श्योर हमें इंडियन एम्बेसी हेल्प किए। काफ़ी दिक्कत लग रहा था कि कैसे आएंगे, किस तरीके से होगा, इतने फ्लाइट कभी बम फट रहा है, कभी एयरपोर्ट पे हो रहा था। ऊपर वाले का शुक्र है, सामने सब ठीक ठाक हो गया। बहुत डर लग रहा था जी, जब वो फ्लाइट में बैठे नहीं रात तक, अभी डिले है, जब तक तो दिक्कत थी। अब लौट गए, बहुत सुकून है, बहुत धन्यवाद है मोदी जी का, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, मेहरबानी है। मिडिल ईस्ट में बने हालात के मद्देनजर पश्चिम एशिया के 8 देशों ने अपने एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक भारतीय एयरलाइंस को करीब 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। ऐसे में हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, जिनकी वतन वापसी के लिए भारत सरकार की ओर से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। इस खास बुलेटिन में मेरा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।